गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ. It is available in both the languages, that is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can also download this PDF. और यहाँ पे जो PDF है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में वहाँ पे डेटा देगी, तो आपको अलग से कोई प्रिपरेशन वहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ये वाला लेक्चर और वन बाय वन टॉपिक्स के बारे में देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हमें करना है काम। So let's start. The first topic is about MSME Ministry upgrades NSIC to Schedule A category. तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत वहां पे करनी है बातें। चलिए तो वहां से करते हैं अपना शुरुआत। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने NSIC दैट इज कॉल्ड एज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उसकी कैटेगरी को वहां पे चेंज किया है। वो पहले शेड्यूल बी में था, अब वो शेड्यूल ए के अंदर है, अंडर it's a central public sector enterprise recognizing its consistent excellent performance. उसके कंसिस्टेंट एक्सीलेंस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए एनएसआईसी का स्टेटस अभी चेंज हो चुका है। वो शेड्यूल बी से शेड्यूल ए के अंदर वहां पे शिफ्ट हो चुकी है बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री, राइट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन क्या होती है। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज उस कंपनी को बोला जाता है जहां पे गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा होता है, दैट इज मोर देन 50%, राइट। और साथ ही साथ ऐसी जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उन्हें मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने उन्हें ABCD की 4 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर दिया है, राइट। और इन सबको कौन से एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है? तो दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और दे आर क्रिएटेड एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थ्रू द स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। और उन सबके ऊपर ध्यान रखने का काम किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में वहां पे है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। वो इनकी नोडल एजेंसी होती है फॉर दिस काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये कैटेगराइजेशन सिस्टम जो है वो 1965 के बाद वहां पे शुरुआत हुई, जब कमिटी ऑन टॉप पोस्ट उसने वहां पे ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस लगाई। और इसलिए डिजाइन किया गया था टू क्रिएट द हायरार्की बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्पेसिफिकली टू डिटरमाइन द पे स्केल एंड सीनियोरिटी ऑफ बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स। जहां पे CMD हो गए, डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, तो उनकी सैलरीज वगैरह डिसाइड करने के लिए ये वाला क्लासिफिकेशन होता है। जो शेड्यूल ए कैटेगरीज होती है वो सबसे हाईएस्ट टियर है, जहां पे लार्ज साइज्ड एंटरप्राइजेस को वहां पे रखा जाता है जिसकी नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है। शेड्यूल बी के अंदर मिड साइज होती है, सी के अंदर स्मॉलर एंटरप्राइज होती है, और शेड्यूल डी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट टियर है, विच इज ऑफन यूज फॉर इनिशियल कैटेगराइजेशन ऑफ न्यू CPSEs। अगर कोई नई नई गवर्नमेंट कंपनी बनी है तो उसे कैटेगराइज करने के लिए शेड्यूल डी में शुरुआत में रखा जाता है। उनके मेन फीचर्स क्या है, कौन से बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है? द इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, नेट सेल्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इन सबको रखा जाता है। दिस आर द क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। अगर हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बात करें तो भाई उसकी नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रही है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर एक्सपांशन, वो सब उसके क्वालिटेटिव फैक्टर्स यहाँ पे माने जाते हैं। और जितने भी हायर शेड्यूल्स होते हैं दे आर अलाउड फॉर अ मोर रिबस्ट बोर्ड स्ट्रक्चर एंड हायर रैंकिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। The schedule directly determines the industrial dearness allowance, pay scale for the chairman, managing director as well as the board members. इन सबका जो भी पे स्केल वगैरह है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वहां पे होता है अलाउ। सिग्निफिकेंस में क्या है, तो अगर आप शेड्यूल ए के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो आपको एक अच्छी सी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पावर जो है वो आपको वहां पे दिए जाते हैं, रिड्यूसिंग द नीड फॉर फ्रीक्वेंट मिनिस्टरियल अप्रूवल्स,
for large projects. The next topic is about India Bhutan Trans-Boundary River Cooperation. तो उसके ऊपर कुछ करते हैं बातें, इंडिया भूटान। अभी यहां पे क्या है कंटेक्स्ट में, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए, an Indian delegation which was led by the Secretary of Water Resources, उसने भी रिसेंटली भूटान को वहां पे विजिट किया to strengthen the bilateral cooperation on trans-boundary rivers. ऐसी रिवर्स जो दोनों कंट्रीज में से पास होती है, that is called as trans-boundary rivers, उनके ऊपर एक कोऑपरेशन करने के लिए वहां पे रिसेंटली अभी यहां पे हुआ है एक विजिट। एक सेकेंड, यस, यस, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच वहां पे आया है, एक सेकेंड बस। यस, दोनों देश के ट्रांस बाउंड्री रिवर्स में बायलैटरल कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब और परफेक्ट करने के लिए रिसेंटली एक डेलीगेशन अभी वहां पे भूटान में विजिट किया हुआ है उसने, और इस डेलीगेशन को लीड किया था हमारे सेक्रेटरी ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने। तो इसके बारे में जानते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर कोऑपरेशन के बारे में। तो इंडिया एंड भूटान शेयर अ यूनिक एंड डीप रूटेड पार्टनरशिप सेंटर्ड ऑन द वाटर डिप्लोमेसी, because this cooperation involves the joint management of the river basins that flow from the Himalayas in Bhutan and then after they ran into Indian states like Assam and West Bengal. यहाँ पे तीन मेजर पिलर्स को कवर कर किया जाता है। एक होता है हाइड्रो पावर जनरेशन, दूसरा होता है फ्लड मैनेजमेंट, और तीसरा होता है टेक्निकल डेटा शेयरिंग। अगर हम बड़ी बड़ी रिवर्स की अगर हम बात करें तो सेवरल पेरेनियल रिवर्स, मतलब कि जो पूरे साल में आपको जहां पे वाटर वगैरह मिलता है, ओरिजिनेट इन द भूटानीज हाईलैंड्स एंड सर्व्स एज अ लाइफलाइन फॉर बोथ द नेशंस। लाइक एक हो गई मानस रिवर, द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान, इट मीट्स द ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। दूसरी है वहां पे संकोश रिवर, जो आपको जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। फिर आती है वांगचुक रिवर, दैट इज नोन एज रेडाक रिवर। फिर वहां पे है आमोचू, दैट इज नोन एज टोरसा रिवर। और फिर वहां पे संकोश की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पुनन संगचू। ये पुनन संगचू जो है, दैट इज करंटली द साइट ऑफ मैसिव जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बड़े बड़े अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, द हाइड्रो डिप्लोमेसी बिटवीन द टू नेशंस हैज रिजल्टेड इन सेवरल आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स, जहां पे एक अभी जिसे की हमने बात करी, दैट इज पुनन संगचू 1 एंड 2, 1200 मेगावाट और 1020 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट being implemented with Indian assistance। फिर वहां पे है चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 336 मेगावाट का है, which became a gold standard for bilateral cooperation. It was the first major project between India and Bhutan. फिर वहां पे है कुरिचू एंड ताला प्रोजेक्ट्स, which are essential contributors to Bhutan's export revenue and our power grid। और फिर वहां पे है मांगदेचू प्रोजेक्ट, 720 मेगावाट प्रोजेक्ट which was recently handed over to Bhutan, known for its high efficiency। उनके मेन फीचर्स क्या है ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप? द फर्स्ट इज हाइड्रो मीटियोलॉजिकल नेटवर्क। इंडिया सपोर्ट्स अ नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशंस इन भूटान to provide the real time data on water level, plus
फ्लड फोरकास्टिंग के लिए भी वो है, दैट इज द जॉइंट मैकेनिज्म टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग्स टू द डाउनस्ट्रीम इंडियन स्टेट्स। फिर वहां पे है GLOF मॉनिटरिंग, इट ऑल्सो एनहांस द फोकस ऑन मॉनिटरिंग मेल्टिंग ग्लेशियर्स टू प्रिवेंट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जो दोनों देशों के लिए खतरा होता है। और फिर है वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडियन एजेंसीज लाइक वापकोस लिमिटेड प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग टू भूटानीज इंजीनियर्स। तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अस्त्रम, लेकिन उस अस्त्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांच पे जस्ट नई बैचेस की हुई है शुरुआत फ्रॉम यस्टरडे, और अभी भी वहां पे एडमिशंस ओपन है, कुछ सीट्स अभी भी वहां पे अवेलेबल है। ये जो नई बैचेस है वो स्पेसिफिकली फोकस करती है हायर लेवल एग्जामिनेशंस, दैट इज यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। और यहाँ पे आपको गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों की अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जहां पे एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, जहां पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों एक्सेस वहां पे मिल जाएंगे, प्लस सारा का सारा मटेरियल यहाँ से होगा, मेंटरशिप प्रोग्राम आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको बस एक तय करके आना है कि आपको एक सिविल सर्विस की एक सीरियस प्रिपरेशन करना है, बाकी सारी चीजें जो है वो आपको यहीं से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एक बार पीडी गुरुकुल को विजिट करें, या फिर नीचे डेमोस के लिए नीचे आपको वहां पे फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द डेमोस, एंड इट इज ऑलवेज लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप पीडी गुरुकुल की वाली बैच जो है वो उसका एडमिशन अभी ओपन है फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस। सो 2027 के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो अभी ओपन है, तो आप उसको वहां पे फिल करें और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शंस वहां पे प्रोवाइड करें। चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट अस्त्रम, व्हिच इज नोन एज एक्शनेबल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट। ओवरऑल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो अस्त्रम वर्ड है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बातें हैं। और फॉर्मल डच प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डिक शूफ, उन्होंने रिसेंटली बेंगलुरु ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर को वहां पे विजिट किया था, क्योंकि वहीं पे है ये वाली सिस्टम जिसका नाम है अस्त्रम, एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म दैट हैज गेन द इंटरनेशनल इंटरेस्ट फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रेडिक्ट एंड मैनेज द अर्बन ट्रैफिक कंजेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने पूरी दुनिया का वहां पे ध्यान जो है वो इसके ऊपर लगाया है। So it has gained the international interest for its ability to predict and manage urban traffic congestion. अस्त्रम की अगर हम बात करें तो एक एडवांस एआई बेस्ड बिग डेटा प्लेटफॉर्म है, जिसे मैक्रो लेवल के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वहां पे फोकस में किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। Unlike the traditional GPS applications that only shows the current traffic, जो हमारी ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है वो आपको सिर्फ करंट ट्रैफिक बताती है, लेकिन अस्त्रम जो है वो स्मार्ट ट्रैफिक इंजन है जो आपको एक होलिस्टिक रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस बताती है टू सिटी ऑथोरिटीज। इट इज डेवलप्ड थ्रू अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस एंड आर्किडिस, व्हिच इज अ प्रोमिनेंट डच डिजाइन एंड कंसल्टेंसी फर्म। The primary objective is to transform the traffic policing from a reactive model to a proactive model. It aims to reduce congestion, improve the road safety, and streamline the incidents reporting through the automated intelligence. किस तरीके से काम करेगा? This platform functions by pulling the massive amounts of data from the various streams. तो यहाँ पे पहला काम तो होता है डेटा इंटीग्रेशन का। It ingests live feeds from the CCTV cameras, automatic number plate recognition systems, and open data sources. एक बार डेटा मिलने के बाद वहां पे उसे वो एनालाइज करना शुरू कर देता है in both recurring and non-recurring congestions. The system batches detected the issues and sends the automated alerts to the relevant traffic officers at 15 minutes intervals.
जो एक लोकलाइज इंटरवेंशन को वहां पे इंश्योर करता है। इट प्रोवाइड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटीज ट्रैफिक हेल्थ ऑन अ सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड। सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के अंदर एक बर्ड्स आई व्यू वाला एक बोल सकते हैं कंफर्ट जो है या फिर एक फैसिलिटी जो है वो वहां पे प्रोवाइड करवाती है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द ट्रेंड्स टू फोरकास्ट द पोटेंशियल ट्रैफिक चौक होल्ड्स बिफोर दे पैरालाइज द रोड्स। साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटेड टूल्स का भी यूज किया जाता है टू लॉग एंड रिपोर्ट द एक्सीडेंट्स ऑन द रोड ऑब्स्ट्रक्शंस क्विकली। It helps the police to prepare for a large scale events like processions or public unrest by stimulating the traffic impacts, and it offers a deep dive data for a long term urban planning. So significance क्या है? तो अभी जितने भी अर्बन एरियाज में है वहां पे हमें एक चीज तो पता है कि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, तो उसे सॉल्व करने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। It consolidates multiple media formats into one actionable picture, far outperforming manual monitoring और social media complaints। उससे वो फार बेटर वो तरीके से वहां पे उसे रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट मकेक्स या फिर उसे बोलते हैं मकाओ। तो मकेक के ऊपर यहाँ पे करनी है कुछ बातें। और अभी क्यों न्यूज में है, तो अभी रिसेंटली आपको शायद पता होगा कि एक बेबी जापानीज मकेक जिसका नाम है पंच बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। चलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं मकेक्स के बारे में। द स्टोरी ऑफ पंच दैट इज अ बेबी जापानीज मकेक जिसको उसकी मदर ने वहां पे अबेंडन कर दिया और उसके बाद उसे एक स्टफ टॉय वहां पे दिया गया इन द जापानीज जू, जिसे वो अपनी मदर मानने लगा और पूरे सोशल मीडिया के अंदर इसकी चर्चा बहुत ही ज्यादा हुई। मकेक के बारे में अगर हम जाने, अब देखिए पंच का फिर उसे फिर नई मदर मिली नहीं मिली, दैट इज नॉट अवर टॉपिक। अवर टॉपिक इज ऑन मकेक। मकेक एग्जैक्टली होते क्या है? दे आर जेनस ऑफ ग्रेगेरियस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज विच आर बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ सेरकोपिथेसिड। सेरकोपिथेसिड फैमिली के मंकीज है जो बहुत सालों पुराने हैं। There are more than 20 species, making them one of the most widespread and diverse primate groups। अलग अलग टाइप्स के अगर मकेक्स की बात करें तो कुछ होते हैं जापानीज मकेक। They are also known as the snow monkeys, which are famous for living in cold climates। दूसरे होते हैं रेसस मकेक जो आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाए जाते हैं। तीसरे है लायन टेल्ड मकेक्स। It is an endangered species which is found only in the Western Ghats, that is the southern part of India। It is also recognized by its mane, silver mane, lion-tailed। एक होता है क्रेस्टेड ब्लैक मकेक जो कि इंडोनेशियन आइलैंड ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड जिसका नाम है सुलेवेसी, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें पाई जाती है। और लास्ट में है बारबरी मकेक, द ओनली फाउंड आउटसाइड ऑफ एशिया इनहेबिटिंग द नॉर्थ अफ्रीका एंड द जिब्राल्टार। ओरिजिन इनका कहां से है? While most species are native to Asia, their habitats vary significantly। They are highly adaptable and can be found in the tropical rainforest, high altitude mountains, rocky cliffs, urban plains। हर जगह पे आपको ये पाए जाता है क्योंकि इनकी एडोप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उनके मेन की फीचर्स क्या है? They are robust primates with their arms and legs of roughly the equal lengths। उनके हाथ और पांव की जो लेंथ है वो लगभग इक्वल है। They possess a dog-like but rounded muscles with nostrils on the upper surface। The unique large pouches allow them to carry and store the extra food। The variation is extreme in the tails depending on the species। Tails can be long, short और कभी-कभार होती भी नहीं है। और मेल्स की अगर हम साइज की बात करें तो वो डेफिनेटली फीमेल से थोड़े से लार्जर होता है, विद द तिबेटियन मकेक बीइंग द लार्जेस्ट। इट इज अबाउट 18 kg। सोशल बिहेवियर उनका क्या है? दे लिव इन द ट्रूप्स लाइक अ स्ट्रिक्ट डोमिनेंस रैंक ऑर्डर। इन फीमेल्स this is matrilineal based on the mother's rank, while male rank is often determined by the alliance and fighting abilities। The youngest sister rule यहाँ पे चलता है that in some species like Japanese macaque, the youngest sister
ऑफन रैंक हायर देन दी ओल्डर सिबलिंग्स। जो सबसे यंग होते हैं उनका रैंक वहां पे ज्यादा माना जाता है। हायर रैंक मेंबर्स ऑफन शो अग्रेशन टुवर्ड्स द लोअर रैंक इंडिविजुअल्स, जो कि आपने रिसेंटली अभी वो पंच के साथ जो हुआ वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और जो नया मेंबर होता है उसे नॉर्मली ये लोग रिजेक्ट ही करते हैं और उसे कंटिन्यूअसली वहां पे अलग अलग टेस्टिंग फेज में डाला जाता है बिफोर फाइंडिंग दैट प्लेस। इमोशनल रेगुलेशन की बात करें तो अनलाइक द हर्ड एनिमल्स, द यंग मकेक्स रेयरली हेवीली rely heavily on the physical touch from their mothers for the comfort। जो चीज यहाँ पे लैक होती हुई मिल रही थी पंच के केस में। This explains why an abandoned baby may cling to a surrogate object like a stuffed toy for an emotional stability। And that is all about this news, that is all about this current affair। तो इसी के साथ आज का ये वाला जो लेक्चर है उसे भी यहीं तक का रखेंगे और ऐसे ही कुछ नए न्यूज के साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा होती है और आपके करंट के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर तो हम कुछ नई चर्चाएं वहां पे करेंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से अपने आगे बढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक्स को वापस एक बार शुरू करेंगे। चलिए आज का लेक्चर जो है उसको यहीं तक का रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से अपने बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच। सो दैट इज इनफ फॉर द डे।